मॉडल है, ठीक है। और ये किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। किस सन के अंदर? 1926 के अंदर श्रोडिंगर ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल है, इसने काम किस पे किया था? मतलब कि इसने किसको बेस बनाया था? इसने जो है वो बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, बोहर का एटॉमिक मॉडल के ऊपर इसने क्या किया? उसमें वर्क किया और उसके अंदर कुछ एडवांसमेंट थी, ठीक है। तो जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, उसकी एडवांसमेंट को आप कह सकते हैं कि वो क्या है? श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसने किस पे काम किया था? इसने जो है वो आगे बढ़ाया था बोहर के एटॉमिक मॉडल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये जो श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल है, इसने जो है वो किस पे काम किया? श्रोडिंगर ने बोहर के एटॉमिक मॉडल पे। और इसने जो मतलब किस एटम को अपने एटॉमिक मॉडल के लिए बेस बनाया, ठीक है। ये किस एटम के ऊपर वर्क करके इसने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया? तो वो था हाइड्रोजन एटम, ठीक है। वो था हाइड्रोजन एटम। याद करें कि जब मैंने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था, तो मैंने जब कहा था कि बोहर ने भी किसको यूज किया था? उसने किसका एटम यूज किया था? हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। उसने हाइड्रोजन एटम को, और इसने भी हाइड्रोजन एटम को क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो वो सिंपलेस्ट एटम है आपके पीरियोडिक टेबल का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो क्या होता है? इसके अंदर प्रोटॉन हो गया, क्या हो गया? इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तभी जो है वो इन दोनों ने इसको अपना जो वो बेस एटम बनाया था अपने एटॉमिक मॉडल के लिए। अच्छा, तो अब श्रोडिंगर ने जो अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या किया था? इसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बताई थी, ठीक है। इसने मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू क्या फाइंड किया था अपने एटॉमिक मॉडल में? कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होती है, तो उस स्पेस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। उसने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस के अराउंड में जितनी भी स्पेस होती है, तो मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब याद रखें कि इसने जो है वो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताई थी। इसने जो है वो कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं बताई थी कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे मौजूद होगा या सिर्फ यहाँ इसी जगह पे मौजूद होगा, नहीं। इसका जो एटॉमिक मॉडल था, उसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी थी, सही है, कि यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये क्या थी? प्रोबेबिलिटी थी, या कहने की अनसर्टेनिटी थी। तो अब पढ़ते हैं इसके पोस्टुलेट्स को। इसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। इसका पहला पोस्टुलेट क्या था? इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मुख्तलिफ जगहों पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कहने या वेरियस कहने प्लेसेस अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वापस बता रही हूँ, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं बताई थी, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बताई थी इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ एक अनसर्टेनिटी थी, या कहने की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जो है वो उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होता है? कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड में क्या होता है? शेल्स होते हैं, कहने के ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होता है? एज अ क्लाउड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो इस तरीके से जो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर एज अ क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात आगे जाके क्लियर हो जाएगी, क्लाउड वाली बात, ठीक है। अब इसका सेकंड पोस्टुलेट क्या था? सेकंड पोस्टुलेट उसका ये था कि जो शेल्स होते हैं, इसने बोला
subshell determine the presence of electron। ठीक है, कि कितने कौन सा सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये भी आगे जाकर हम क्लियर करते हैं। थर्ड उसका पोस्टुलेट क्या था? थर्ड उसका पोस्टुलेट ये था कि जो सबशेल्स होते हैं ना, इसके अपने जो एक नेम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला था कि कितने होते हैं, 4 सबशेल होते हैं, S, P, T एंड F। ठीक है, ये 4 सबशेल होते हैं। उन सबशेल्स का नाम क्या दिया हुआ है? S, P, D एंड F सबशेल। ठीक है, और इनकी शेप कैसे होती है? S की होती है स्फेरिकल, P की होती है डम्बल, D की होती है डबल डम्बल और F की होती है कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ बना के दिखा रही हूँ। S की होती है स्फेरिकल, ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये S सबशेल हो गया। P की क्या होती है? डम्बल। ठीक है, डम्बल जो है वो P की होती है। जो D की होती है वो कौन सी होती है? डबल डम्बल। ये किसकी हो गई? D का हो गया। F की किस तरीके से होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, ये कौन सा सबशेल हो गया? F। तो ये जो है वो कुछ शेप थे किसकी? सबशेल्स की, और यही इनकी जो शेप होती है वो डिटरमाइन करती है कि किस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट नंबर 4, इसने बोला कि जो न्यूक्लियस के अराउंड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे K हो गया, L हो गया, इसके आगे M, N, O, P, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो उनका नंबर और उनकी काइंड कैसे फाइंड की जाती है? उनकी एनर्जी सबशेल से। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक जो है वो शेल है, ठीक है, एक एनर्जी लेवल कह लिए, शेल कह लिए, ऑर्बिटल कह लिए, कि जिसके अंदर कौन सा सबशेल है? S सबशेल है और P सबशेल। ठीक है, अगर तो अभी आप आगे जाकर पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि जो K शेल होता है इसके अंदर कितने होते हैं? कौन सा होता है? S होता है। L के अंदर S, P होता है, और M के अंदर कौन सा होता है? S, P एंड D। N के अंदर S, P, D, F। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी शेल के अंदर सबशेल पाए जाते हैं। तो अगर मैं बोलूंगी एक ऐसा शेल है कि जिसके अंदर S सबशेल है और P सबशेल है, तो आपके माइंड में फौरन क्या क्लिक करेगा? ये है शेल नंबर 2। कौन सा शेल है? नंबर पता लग गया, शेल नंबर 2 है, और कौन सा है? L सबशेल है। ठीक है, तो उसने भी यही बोला कि उसके पोस्टुलेट में भी यही है कि जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी फाउंड बाय एनर्जी सबशेल। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई क्लियर। अब एक और बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स वाली बात कह रही थी, कि जो शेप होती है इलेक्ट्रॉन्स की सबशेल की, वो डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो S की मैंने बताया था स्फेरिकल शेप होती है, उसके अंदर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। P के अंदर कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। D के अंदर कितने होते हैं? 10, और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सबशेल डिटरमाइन करते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल की नंबर एंड काइंड किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं आप? उनके एनर्जी लेवल्स, वो भी सबशेल की मदद से। ठीक है, अच्छा एक और बात, एक और पॉइंट था जो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में इस तरीके से जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, अगर तो एक ऐसा एटम है, सही है, एक ऐसा एटम है कि जिसके जो सराउंड में, न्यूक्लियस के सराउंड में बहुत ज्यादा लाइट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सही है, इतना डेंस नहीं है, तो क्या कहेंगे आप कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा होगा? अगर जो वो क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? अगर लाइटर होगा तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस। ठीक है, वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन एक ऐसे एटम के जिसके न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डेंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल
स्टेबिलिटी